देश भर में लोकसभा चुनाव के आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया गया है और 70% मतदान संपन्न हो जाने के बाद राजनेताओं की सियासत और उनकी जुबान और भी जहरीली होती हुई नजर आ रही है। जी हां, बिहार की राजनीति की बात करेंगे, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर ये तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमले ने उनको हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने को लेकर खुश नहीं है और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक और नया बड़ा यहां पर विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार समेत देश भर में मदरसों को बैन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि धार्मिक शिक्षा देश के विकास के लिए बाधा बनती आई है। ऐसे में क्या 2024 का लोकसभा चुनाव अब और भी ज्यादा यहां से कहीं ना कहीं इसकी जो धार और रफ्तार है वो तीखी होती हुई नजर आएगी? क्या राजनेता तमाम इस विवादित बयानबाजी के जरिए ही अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करेंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव को बयान कि यहाँ पर नीतीश कुमार जो है कॉन्फिडेंस में नहीं है, सरकार चलाने की इच्छुक नहीं है, बड़ा फैसला लेंगे लोकसभा चुनाव के बाद? क्या नीतीश कुमार कुछ करता नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो पिछले 3-4 साल के अंदर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहे, लेकिन कभी बीजेपी कभी आरजेडी और यही कुछ करते हुए नजर आए हैं। और अब जबकि लोकसभा चुनाव लगभग अपने कह सकते हैं कि 2-3 पड़ाव बचे हैं, अपने अंत की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ ये भी चर्चा छिड़ गई है कि क्या नीतीश कुमार अब एनडीए खेमे से खुश नहीं? आप देखिए कि एक दिन पहले पटना में वो पीएम मोदी के साथ में रोड शो करते हैं, वहाँ पर बीजेपी का सिंबल भी उनके हाथ में नजर आता है, लेकिन एक चीज़ नज़र आती है कि वहाँ पर बिल्कुल भी उनके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आती है। और इसी के बाद नेक्स्ट डे जब पीएम मोदी का नॉमिनेशन था काशी में, वहाँ पर नीतीश कुमार नज़र नहीं आते, कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है। अब आप समझ सकते हो कि जिस तरह का पूरे माहौल दिखाई पड़ता है, दिनेश, ये बताता है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर क्या उथल पुथल होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि अगर लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसके जो रिजल्ट हैं, अगर वो जेडीयू के पक्ष में नहीं आए या बीजेपी के पक्ष में उतना नहीं आए, तो यहाँ पर फिर आपस में। अमन जी, क्या ये जो गठबंधन हुआ चुनाव से ठीक पहले, क्या ये मजबूरी का गठबंधन नजर आ रहा है? जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार पर कोई दबाव था? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब अपने बूते बिहार के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत करना उनके लिए आसान बात नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने उनको अपने साथ लिया कि भाई अगर आप साथ आएंगे तो हम आपको जो 16-17 सीटें देंगे उसमें से कम आप 14-15 सीटें जीत जाओगे। तो एक जो लोकसभा चुनाव में जबकि हमने देखा 2019 में भी उनके पास 16 लोकसभा के आसपास जो उनके कह सकते हैं कि सांसद थे, तो ये यही मान के चल रहे थे कि अगर यहाँ पर आया जाएगा तो कम से कम 14-15 सांसद तो उनके फिर बन जाएंगे। लेकिन स्थिति कुछ वैसी नज़र नहीं आती। अब जैसा कह सकते हैं हर एक तस्वीर अपने आप में कुछ बोलती है, आपका होना ना होना भी बहुत कुछ बयां करता है। और यही बात नीतीश कुमार जिस तरह से वहाँ पर नजर नहीं आए, जबकि एनडीए खेमे के तमाम सारे लोग नॉमिनेशन में मौजूद थे। अब यहाँ से क्या एक बार फिर कहानी बिगड़ने लगी है बीजेपी और नीतीश कुमार की? क्या एक बार फिर यहाँ से कोई अलगाव वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है? आप देखिए, तेजस्वी भी कहते हैं कि जो हमारे चाचा है नीतीश कुमार, उनका शरीर तो वहाँ पर है लेकिन आत्मा हमारे साथ है। तो ये जो बातें ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर हो सकता है एक बार फिर कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आए। और जैसा हमने अब तक नीतीश कुमार का जिस तरह का हमने व्यवहार देखा है खासकर पॉलिटिकल तौर पर, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि इस खेमे को छोड़कर उस खेमे में पहुंच जाना या उस खेमे को छोड़कर इस खेमे में आ जाना, और इस काम में वो महारथी माने जाते हैं। आप देखिए, अपनी सरकार में अगर 3-4 साल की बात करें तो 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो ये बताता है कि सत्ता में बने रहना उनके लिए सबसे अधिक प्राथमिकता है। इसके अलावा सारी चीज़ें दूसरे पायदान पर आती हैं। और हो सकता है कि अगर यहाँ बीजेपी से बात बिगड़े तो एक बार फिर वो आरजेडी के साथ में आते हुए नजर आए। बिल्कुल, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को बड़ा फैसला ले सकते हैं। अक्षय से अगला सवाल रहेगा। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सिर्फ लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसको साधने के लिए गए थे ताकि केंद्र की सत्ता में, केंद्र की राजनीति में भी पार्टी का वर्चस्व मौजूद रहे और बिहार में भी सरकार चलती रहे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस बात में कोई दौराय नजर नहीं आती है। आप देखेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार ने खास तौर पर बीते
11 साल मुझे यहाँ पर जहन में आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 2013 में उस वक्त एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से, जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के जो वो आम चुनाव थे उनके लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे किया गया था, तो वो 2013 साल था जब बीजेपी के उस ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का दामन थामा था और 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव राजद के साथ महागठबंधन में लड़े, जिसमें लोकसभा में उन्हें राजद के साथ नुकसान हुआ जबकि विधानसभा में फायदा हुआ। अब नुकसान फायदा का आंकलन कैसे हुआ? नुकसान फायदे का आंकलन ऐसे हुआ जब 2017 में उन्होंने राजद वाले महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी, तो 2019 के लोकसभा चुनावों में वहां वो बेहतर कर पाए थे 14 की तुलना में, क्योंकि बीजेपी के साथ आ चुके थे। वहीं विधानसभा में उनका प्रदर्शन खराब हुआ था बीजेपी के साथ आकर। तो अब यही माना जा रहा है कि लोकसभा में जो अब है, यानी अब जो मौजूदा लोकसभा चुनाव है, वो तो उन्होंने बीजेपी के साथ। चाहूंगा एक नया विवाद यहाँ पर उत्पन्न कर दिया है। गिरिराज सिंह ने भी चुनाव में उन्होंने कहा है कि मदरसे बंद कर देने चाहिए, जिससे कि जो धार्मिक जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में, विकास में बाधा बनती है। गिरिराज सिंह के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बयान का कोई आधार नहीं है यहाँ पर। इस तरह के बयान जब गिरिराज सिंह जैसे नेता यहाँ पर देते हैं तो यही चीज एक निकल करके सामने आती है कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव यहाँ पर आगे भी आने वाले, बिहार में खुद अगले साल विधानसभा चुनाव है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के वही जो विपक्ष लगातार कहता है कि धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, यहाँ पर दो संप्रदायों को बांटने की राजनीति बीजेपी करती है, वही चीज उनके इस बयान से साफ तौर पर झलकती नजर आती है। क्योंकि इस प्रकार का जो बयान, अब अगर गिरिराज सिंह के इस बयान पर गौर किया जाए तो बीच चुनावों में यह बयान आया है। यहाँ पर मतदान जब 4 चरणों का पूरा हो चुका है, 5वें का जारी है, 2 चरण शेष है, तो कुल मिलाकर के बयान जो है महज यहाँ पर राजनीति से प्रेरित नजर आता है, जिसके जरिए बीजेपी है यहाँ पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर करने में कामयाब हो सके। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी ये लगते रहे हैं कि चुनाव के वक्त में ध्रुवीकरण की राजनीति को साधने के लिए हिंदू मुस्लिम का जो है मुद्दा, यहाँ पर जो है सियासत की सरगर्मियां यहाँ पर बढ़ाई जाती है और उसी आधार पर चुनावी लाभ उठाया जाता है। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, किस तरीके से देखते हैं इससे? चलो कोई नहीं। नाजमीन, किस तरीके से देखती हैं गिरिराज सिंह का ये बयान कि मदरसे बंद कर देने चाहिए? दूसरी तरफ मुकेश सहनी का पलटवार कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही, क्या वाकई में ऐसा जो है प्रतीत होता नजर आ रहा है? देखिए, चुनावों के वक्त धार्मिक मुद्दों को उठाना, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना कहीं ना कहीं पार्टियों का एक एजेंडा यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी मदरसों को बंद करवाने की बात करती है, वाकई इसमें कोई दम नजर नहीं आता है। ये सिर्फ बातें हैं चुनाव के बीच में और बातें यहीं की यहीं खत्म हो जाएंगी। अगर इस मुद्दे को तूल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग या माहौल उत्पन्न होगा जो खुद ही देश के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। तो गिरिराज सिंह के बयान से कहीं भी यहाँ पर वाकिफ नहीं होते हैं कि जो वो बयान दे रहे हैं सच है या वो बयान दे रहे हैं क्या उससे कोई यहाँ पर काम या आधार बनता हुआ नजर आएगा, तो सरासर गलत है। गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। लेकिन नाजमीन, यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके बयान का कहीं ना कहीं पक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि देश में जो एजुकेशन है उस पर बढ़ावा देना चाहिए, धार्मिक शिक्षा को उतनी तवज्जो ना दी जानी चाहिए। तो क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला लेती दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ अगर शिक्षा की बात है तो शिक्षा बेहतर तरीके से दी जाती है और दी जाती रहेगी और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाता जाया रहेगा। लेकिन अगर बात करें धार्मिक मुद्दों को उठाना, तो राजनीति में अगर धर्म को लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान खुद को ही पहुंचाया जाएगा। इसलिए राजनीति अलग अलग, धर्म अलग रखेंगे तो कहीं बेहतर तरीके से राजनीति भी की जा सकती है और धर्म से जुड़े मुद्दों पर काम भी किया जा सकता है। और शिक्षा ग्रहण करने की बात तो बिल्कुल सही बात है कि आप शिक्षा किसी भी चीज़ की लीजिए, लेकिन अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो आपके लिए ही बेहतर है। लेकिन वही दूसरी तरफ आप मुकेश सहनी को लेकर दावा करते हैं। मुकेश सहनी की बात करें जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार जो अभी पलटू राम के रूप में देखे जाते हैं। मुकेश सहनी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कितनी पार्टियों का बदलाव करते हुए नजर आए थे। जब अभी बात करें यहाँ पर महागठबंधन का हिस्सा मुकेश सहनी बने, 3 सीटें मिल जाती हैं। उसके बाद मुकेश सहनी ये भी कहते हुए नजर आए थे कि हमने गलती कर दी, उस वक्त तेजस्वी यादव के साथ रहते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मैं उप मुख्यमंत्री तक भी हो सकता था। लेकिन वही कोशिशें 2025 में भी कायम रहेंगी। तो ये बयान है राजनीति से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं दिए जाते रहेंगे। बिल्कुल, राजनीतिक माहौल में राजनेता लगातार बयान करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो बिहार समेत देश भर की राजनीति में तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है। 400 सीटें जीतने का दावा किया
जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, सांप्रदायिकता के आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल देश में इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, आधे से ज्यादा चरण के मतदान संपन्न हो जाने के बाद अब देश की राजनीति किस ओर करवट लेगी? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।